नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल सब बढ़िया होगा, होना भी चाहिए। बहुत दिनों की इधर जो है हम लोग कह सकते हैं कि दूरी बन गई थी और फिर से हम आए हैं, वापस हम लोग आए हैं। और अब आपको लगातार जो है वीडियो वो मिलते रहेगा, क्योंकि हम लोग लेकर चल रहे थे झारखंड को, आप सभी को पता है। लेकिन कुछ होने वाला लगता नहीं है कि झारखंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम नज़दीक है, साथ ही साथ हम लोग एक ओवरऑल कहते हैं ना, उस तरह का सर्वांगीण बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है एसएससी जीडी 2024। आप सभी को पता है जीडी का एग्ज़ाम एकदम होने वाला है। तो बस जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, जान झोंक दीजिए। जो जो भरे हैं इस फॉर्म को, यहाँ से देख कर जाइए इस वीडियो को। आपको यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न, ये गारंटी है हमारी कि सीधा आपको एग्ज़ाम के पेपर में छपा हुआ दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड हैं और वैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे 100%। मानकर चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये एक लड़ी है, आप कह सकते हैं लड़ी है। तो देखिए, पहला प्रश्न इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में क्या है हमारा। तो पहला प्रश्न है डैश, जी हाँ, डैश से शुरुआत है इसका। डैश एक ऐसी क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। तो ऐसा कौन सा जो है चल रहा था क्या? तो आप कहिएगा कौन सा ऐसा जो है आपका अभियान चल रहा था जो कि दिया जाता था अधिकारियों को, रईसों को, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाले सेवाओं के बदले में। तो याद रखना है, इन जब ऑप्शंस को आप देखिएगा ना, तो उसमें से आपको ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाला प्यारा सा दिखेगा, इक्ता। और आप नाम सुने होंगे इक्ता प्रथा, तो ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही चलाया गया था। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट नहीं आते हैं, जो मैं लिखा हूँ वही क्वेश्चन छप के आ जाए, ऐसी ज़रूरत या फिर बोलिए ऐसी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो याद रखिएगा कौन सा प्रथा था, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रणाली। अब इसमें था क्या, तो कुछ कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देखते चलेंगे। इक्ता प्रणाली जो है ना, इल्तुतमिश, आप नाम सुने होंगे, महान शासक इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान शुरू की गई एक अनूठी प्रकार की भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली है। याद रखना है आपको। इस प्रणाली में दिल्ली सल्तनत के भूमि को इक्ता नामक कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था और इन इक्तों को सुल्तान के सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंपा गया था। एकदम ये सिंपल सा लाइन, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप कॉपी निकाल कर भी रख सकते हैं, लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है। अभी तो खैर एग्जाम नज़दीक है, सीधा दिमाग में छाप लीजिए। इल्तुतमिश ने अपनी सेना के सदस्यों को इक्ता यानी कि भूमि दी। इक्ता वह जमीन थी जो सेना के अधिकारियों को नियमित वेतन के बदले दी जाती थी। ठीक है। इक्ता धारक को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था, जिसे युद्ध के समय सुल्तान को सैन्य सहायता प्रदान करनी होती थी। इक्तेदार अपने सैनिकों और घोड़ों के रख रखाव की लागत को पूरा करने के लिए अपने इक्ता से राजस्व एकत्र करता था। ये हम लोगों को याद रखना है, इतना फैक्ट आपको भी लिख लेना है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच शेयर कर देना है। और सीधे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की? तो देखिए, रचयिता पूछा जाता है हम लोगों से, जीडी के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नारोजी यानी कि डी ऑप्शन देवसेना, हमारी प्यारी सी देवसेना, दादा भाई नारोजी हो जाएगा सही। इनके बारे में भी अगर कुछ फैक्ट अगर हम लोग देखते चलें, तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है, हम लोगों को ये पता चला। और साथ ही साथ
नौरोजी लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग लोकप्रिय रूप से क्या बोलते हैं, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में नाम उनका जानते हैं हम लोग। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी यही थे, दादा भाई नौरोजी। और साथ ही साथ कहें, इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी एवं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये याद रखना, वर्ष 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने हैं। वह 1886, 1893 और साथ ही साथ 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपको दिमाग में डालते चलना है। तो याद रखिएगा, अगर फैक्ट मेरा आपको याद ना रहा हो तो सबसे पहले इसको लिखिए और फिर याद रखिए, क्योंकि मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, धीरे कहने का मतलब स्पीड अप नहीं है, तो शायद दिमाग में छपते चला जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर पूछ दे कि इनकी और प्रमुख लेखन क्या क्या है, तो आपको याद रखना है, एक पॉवर्टी इन इंडिया, द मैन्स एंड कस्टम्स ऑफ द पैरिस और कंडीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे जो हैं पुस्तक इनके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए, इतना फैक्ट आप लोगों ने समझा इस प्रश्न में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है और जीडी के एग्जाम में खेल से भी प्रश्न बनता है। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि यहां से 2-3 प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में, आपको भी समझ में आ रहा होगा। थॉमस कफ एक डैश है। अब क्या है भैया? तो बोल रहा है कि वार्षिक आयोजन, द्विवार्षिक आयोजन, त्रैमासिक आयोजन, त्रैवार्षिक आयोजन। तो थॉमस कप आप सभी को पता होगा बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, और बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, कभी कभी यही पूछ देता है कि किससे जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। और ये कैसा है, कैसा आयोजन है इसका? तो बी यानी कि बाहुबली वाला भैया, मतलब द्वैवार्षिक आयोजन। थॉमस कप हमारा जो है वो द्वैवार्षिक होता है, और खेल से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आना अनिवार्य है, तो आपको याद रखना है। देखिए, इसके बारे में क्या है, तो थॉमस कप द्वैवार्षिक आयोजन है, इसका मतलब ये 2 साल में एक बार होगा। जैसे वर्ल्ड कप पूछता तो हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, तो ये द्वैवार्षिक है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। याद रखना, ये पुरुषों से रिलेटेड है। अगर यही आपका उबर पूछ देता, उबर कप, तो वो महिलाओं से संबंधित हो जाता। थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा मेरे बातों को। साथ ही साथ पहला थॉमस कप टूर्नामेंट, अगर आपसे पूछ दे कोई कि पहला थॉमस कप टूर्नामेंट कब शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है ये वर्ष 1948-49 में आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के संस्थापक जो कि सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर रखा गया है। तो आपको ये भी क्लैरिटी हो गया। भाग लेने वाले टीमें विभिन्न देशों से हैं और टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप के अनुसार होता है। याद रखना है, इसमें एडिशनल फैक्ट आपको क्या, ऑल इंग्लैंड ओपन, मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और चाइना ओपन जैसे कई वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट होते हैं। अगर प्रश्न आया तो जुड़ा हुआ मैं सारे फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन यूएनडीपी के अधीन भारत में मानव विकास सूचकांक में एक घटक के रूप में शामिल नहीं है? जी हाँ, मैं झारखंड वाले एग्जाम से आपको तैयारी करवाते वक्त बता रहा हूँ, नहीं वाला फंसाता है, तो जरा क्वेश्चनवा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। तो देखिए, सूचकांक से आपका ना एक प्रश्न आएगा, ये आप गारंटी ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। तो अगर आपको सूचकांक, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच पहले तो आप शेयर कर दीजिए फटाफट,
और सूचकांक से जुड़ा हुआ अगर आपको प्रश्न जानना है, पूरे सूचकांक को एक साथ अगर देखना है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूचकांक के बारे में बात होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है घटक? तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, तो ये तो है सर। साक्षरता दर, तो ये भी है सर। सूचकांक है कौन सा? मानव विकास वाला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जन्म पर जीवन प्रत्याशा, ये भी है। शिशु मृत्यु दर, तो कहाँ हम लोग मानव विकास की बात कर रहे हैं और मृत्यु दर को काउंट करेंगे उसमें? ये अनर्थ नहीं हो सकता। तो बस इसको हम लोग को टिक कर देना है, शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन डी यानी कि देवसेना, जो कि इसमें से गलत है, ये नहीं होता है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इसमें भारत अभी कितने नंबर पे है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें भारत जो है वो लगभग 124, 23 या 24 नंबर में है। मुझे एग्जैक्ट 23 और 24 में क्लैरिटी नहीं है, बट आप जैसे ही कमेंट करोगे कि मुझे सूचकांक का एक वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा सूचकांक आपको एक साथ सिरे से दूंगा। अब ये क्या है? तो यह मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धियों के एक संक्षिप्त माप है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या होता है तो हमने आपको बता दिया इसमें से क्या क्या होता है। और अगर बात करें तो लगभग इसमें 170 देश, ये जो रिपोर्ट हम लोग जारी करते हैं, ये 170 देश को मिलाकर जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी यूएनडीपी क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, हमारा सेक्शन विज्ञान से ही है, तो कोशिश करूंगा इसमें बढ़ चढ़कर मैं बताऊं। तो कहता है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? आप सभी को पता होगा जड़त्व, और विज्ञान के 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जीडी में, और 2-3 प्रश्न एकदम हल्के हल्के रहेंगे, जैसे जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इसी को कहते हैं क्या? तो जो इंग्लिश मीडियम फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए तो लिखना जरूरी है सर। तो इनर्शिया कहते हैं, और ये किस नियम को दिखाता? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, पहले नियम को ये दिखाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में ही ऐसा लिखा है। आओ इस बार हम लोग अब जीडी निकाल चलेंगे। तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये हो जाएगा। अगर न्यूटन के गति का दूसरा नियम बोलता तो हम लोग क्या बोलते कि ये बल को परिभाषित करता है, याद रखना है। उसी तरह आर्किमिडीज सिद्धांत जो है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं किससे? तो ये कहीं ना कहीं आपका फ्लूइड से जुड़ा हुआ है। फ्लूइड मतलब वैसा चीज जो बह सके, उसको कहते हैं। और इसमें क्या कहता है आर्किमिडीज सिद्धांत? तो मान लीजिए एक टब में पानी भरे हैं, और पानी का जो है ये स्तर है, इसमें जैसे ही एगो पत्थरवा डालेंगे तो पनिया का स्तरवा बढ़ जाएगा, और जो स्तर बढ़ेगा ना, वही क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा स्तर में, वही इसका वेट हो जाएगा। वेट यानी कि भार किसका? ये जो हम लोग पत्थरवा डाले थे उसका, स्टोनवा का। तो यही दोनों बराबर होता है क्या? तो जितना भार होगा वही जो चेंज होगा हमारा राइज इन लेवल ऑफ वाटर, यही कहा था आर्किमिडीज बाबा, और इसी को कह दिया आर्किमिडीज सिद्धांत। केपलर का नियम आप सभी को पता है, ये प्लेनेटरी मोशन है, जो अलग अलग कहते हैं हम लोग ग्रह घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। तो उसके बारे में भी 3 नियम बताया गया है, जो कि केपलर साहब के द्वारा बताया गया है। तो केपलर के नियम है कुछ वो, और सारा चीज़ हम कह रहे हैं ना, साइंस का तो एक एक क्वेश्चन मैंने खुद डिस्कस किया है, तो सारा फैक्ट बताया हुआ है पिछले हर एक वीडियो में, आपको इस तरह का फैक्ट दिख जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है मिलान से, और मिलान वाला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। और जब मिलान से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको याद रखना है, कोई भी 2 फैक्टवा को आपको समझना है, और जैसे ही 2 फैक्ट समझ गए तो इसका तुरंत आप उत्तर मार लीजिएगा। जैसे लिखा है मोपला, तो मोपला आपको देख के यहाँ तुर्की, शिक्षा, पंजाब, मालाबार, इधर जगह का नाम लिखा है, उधर कंडीशन लिखा है। तो मोपला आपको देखते याद आना चाहिए मालाबार। अगर नहीं याद आया तो दूसरा देखिए, अकाली आंदोलन।
अकाली आंदोलन देखते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? तो अकाली, पंजाब वर्ड सुना नहीं लग रहा? अकाली पंजाब से जुड़ा हुआ, तो पंजाब। और अगर ये भी नहीं आया तो काशी विद्यापीठ। ये तो देखते बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि बात हो रही है विद्या की, और इधर भी नाम लिखा है शिक्षा वाली, तो काशी विद्यापीठ शिक्षा से जुड़ा हुआ। और बचा क्या? खिलाफत आंदोलन। तो ये तो लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की। तो बस 2 भी अगर आप ले लीजिएगा ना, काम वहीं पे मेरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए 4D का 1 कहाँ पे है? तो D का 1 तो मात्र एक ही जगह है, तो सीधा आप टिक मारिएगा ऑप्शन ए। इस बार अपनी है ये GD वाली परीक्षा, तो बस सीधा मारकर आगे बढ़ जाइएगा अगले प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अब जैसे ही हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारा 1928 से जुड़ा हुआ। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? देखिए जहां पे भी आप देखिएगा ना, मूवमेंट्स की बात होगी, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट बात होगा, तो लगभग चीज दिल्ली से ही शुरू हुआ है सर, सीधा मान के चलिए। तो ये भी बोल रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, तो आपको सीधा टिक करना है क्या? तो सीधा टिक कर देना है दिल्ली। एकदम चुटकियों में आपका उत्तर दिल्ली होना चाहिए। अगला भी क्वेश्चन सॉरी रिपीटेड है, तो इसका भी उत्तर आपको पता है क्या होगा? दिल्ली। और अगले इसके आगे प्रश्न में चलिए, तो निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो देखिए खेल से जुड़ा हुआ तो हम लोगों से पूछेगा ही, और खेल से जुड़ा हुआ पूछेगा तो उसमें से हम लोगों को ये जो है ना, कौन जीता है कौन सा खिताब, बहुत ज़्यादा पूछता है। और अभी आपको पता होगा कौन सा है ये? हॉकी। हॉकी में हमारी बहनें बहुत ताकत दिखा रही है, बहुत आगे तक जा रही है। तो यहाँ पे हमारे प्यारे से भारत देश ने परचम लहराया है, तो भारत को टिक करना है और आपको आगे अगले प्रश्न के लिए बढ़ जाना है, जो कि आपको क्या दिखेगा? तो दिखेगा निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में 4 मीनार बनवाई थी? तो देखिए इस तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। अब हैदराबाद में 4 मीनार कौन बनाया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो हैदराबाद में 4 मीनार बनवाने वाले हमारे देश के एक शासक थे। ये हम लोगों को याद होना चाहिए। एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, भरबली, जो यहाँ पे मैंने रखना सोचा लेकिन वो छूट गया, वो क्या है? तो वो है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई होगा, बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये उन लोगों को दिया जाता है, अमृता देवी वाला जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ जो कार्य करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए कार्य। तो ये कुछ जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिससे कि आप मानकर चलिए कि क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आपके आगामी जीडी वाले परीक्षा में। अगर सेशन आपको प्यारा लग रहा है तो लोगों के बीच शेयर कीजिए, और इसी तरह का सेशन चाहते हैं जीडी से जुड़ा हुआ तो कमेंट करिए।